be a rock when somebody contemplates it with the idea of a cathedral in mind. Good morning, one and all present here. It is with great honor and enthusiasm that I stand before you to welcome our distinguished guests, esteemed faculty, and enthusiastic participants to Ideathon 2.0. This event serves as a catalyst for igniting the entrepreneurial spirit within all of us. Join us as we delve into the realms of creativity and innovation, fostering a collaborative environment for transformative idea to flourish. Now, I would like to extend a very warm welcome to our honorable guest, Dr. Manu Sharma, who will be giving us an expert session on raise funds with your startup. He will also be judging the participants of Ideathon. He is an esteemed associate professor with an illustrious academic and professional career. He completed his PhD from the prestigious Indian Institute of Technology, IIT Delhi, 2004. With over 11 years of teaching experience, Dr. Sharma has made significant contributions to the academic world, particularly in the field of business and technology. Dr. Sharma has an impressive record of research, having published 11 papers in the leading international journals and 2 papers in the national journals. His work is widely recognized for its impact and innovation. Sir, the stage is all yours. Can we have a huge round of applause for Sir, everyone? तो आज का टॉपिक हमारा है रेजिंग फंड्स फॉर योर स्टार्टअप। तो सबसे पहले जरा देखते हैं कि एक स्टार्टअप होता क्या है। तो अगर हम देखें तो स्टार्टअप में 4 चीज़ें रहती हैं किसी भी स्टार्टअप में। एक रहती है पहले टेक्नोलॉजी, दूसरा टीम, तीसरा बिजनेस प्लान और चौथा फंड। तो ये 4 चीजें जब इकट्ठी हो जाती हैं तो स्टार्टअप बन जाता है, राइट। तो टेक्नोलॉजी जो नंबर 1 पे मैंने लिखा है, कई बार इसको आइडिया भी बोल देते हैं। हम पंजाब यूनिवर्सिटी में जो हमारा सेंटर है टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग सेंटर, तो हम टेक बेस्ड स्टार्टअप्स के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं। तो इस वजह से हम जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है फॉर स्टार्टअप उसको टेक्नोलॉजी लिखा है। तो जो फर्स्ट है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में तो काफ़ी टाइम, एनर्जी, एफर्ट, रिसोर्सेज, फंड्स काफ़ी लगते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप करने में पूरा एक डिकेड भी लग जाता है, 10 साल, 15 साल। कई लोग हैं वो 20-20 साल काम करते हैं, 30 साल काम करते हैं, फिर जाके कहीं कोई टेक्नोलॉजी डेवलप होती है। तो पीजीआई के एक डॉक्टर ने और पंजाब यूनिवर्सिटी के एक साइंटिस्ट ने और आईआईटी रोपड़ के एक साइंटिस्ट ने, तीनों ने मिलकर एक वेंटिलेटर डेवलप किया, राइट। तो उसको डेवलप करने में 5 साल लग गए और 1 करोड़ रुपया भी खर्च हो गया। अब उसके बाद उसको अगर हम सोचें कि कमर्शलाइज करना है तो पीजीआई का जो डॉक्टर है उसका तो काम लोगों को ठीक करना है, और उसी तरह से जो पंजाब यूनिवर्सिटी का जो साइंटिस्ट है उसका काम है पढ़ाना, जो आईआईटी रोपड़ का जो टीचर है उसका काम भी पढ़ाना ही है। तो इन तीनों से अब हम इन्होंने टेक्नोलॉजी तो डेवलप कर दी, पर इसके बाद हम इनसे एक्सपेक्ट करें कि आगे बिजनेस भी ये क्रिएट करेंगे, तो क्या वो ठीक बात होगी? Would that be a good thing? And is that practically feasible? नहीं ना।
और वो टेक्नोलॉजी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी पहले समझ आई जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एक वेंटिलेटर की। अब मान लीजिए आप में से कोई इन 3 साइंटिस्ट में से किसी से को अप्रोच करता है और कहता है कि आई एम इंटरेस्टेड इन योर टेक्नोलॉजी एंड वांट टू इरेक्ट अ स्टार्टअप अराउंड योर टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो साइंटिस्ट जो है बड़ा नेचुरल सी बात है, वो खुश होगा क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो कमर्शलाइज होगी, अदरवाइज तो उसकी लैब में पड़ेगी। तो वो खुश होगा और फिर हो सकता है वो कहे कि ठीक है, फिर मेरे को क्या इसमें बेनिफिट मिलेगा, या मेरे को आप साइनिंग अमाउंट कितना दोगे, मेरे को कितने पैसे दोगे आप, या मेरे को आप इक्विटी कितनी दोगे स्टार्टअप में, या रॉयल्टी कितनी दोगे, एनीथिंग। इसमें से कुछ भी एक चीज हो सकती है, या तो अपफ्रंट पेमेंट हो सकती है, या इक्विटी हो सकती है, या रॉयल्टी। तो अगर मान लो आपकी बात बन जाती है, साइंटिस्ट मान जाता है, तो आप सोचो जो 3 साइंटिस्ट ने 5 साल मिलकर जो काम किया उसके बेनिफिशियरी आप हो गए कि नहीं। उनका 5 साल का जो काम है, एंड दे आर वेरी गुड साइंटिस्ट, तो उनके 5 साल का जो काम है उसके लाभार्थी आप हो गए। और उसमें जो उन्होंने 1 करोड़ रुपया भी खर्च किया हुआ है, उस 1 करोड़ के भी बेनिफिशियरी कौन हुआ? कौन बेनिफिशियरी हुआ? जो 1 करोड़ रुपया उन्होंने खर्च किया टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में। 3 साइंटिस्ट हैं, उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप की, 1 करोड़ रुपया खर्च हो गया, आपने उनसे टाई अप कर लिया, आपके साथ आपको टेक्नोलॉजी देने को तैयार हो गए, तो उस टेक्नोलॉजी पे जो 1 करोड़ रुपया खर्च हुआ है उसका बेनिफिट किसको मिला? आपको, जो यूजर्स हैं, जो 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 जिसका स्टार्टअप है ना, तो उनको फायदा मिला। और दूसरा, टीम कितनी बढ़िया बन गई, आपकी स्टार्टअप की R&D टीम बन गई, झटके से ही बन गई। आप यू कैन बोस्ट ऑफ कि आपकी टीम में PGI से भी डॉक्टर है, IIT से भी है, पंजाब यूनिवर्सिटी से भी है, तो और तीनों का ब्रांड है। तो जिस वक्त आप फाइनली किसी स्टेज पे फंड रेज करोगे तो वो सारे इंप्रेस होंगे इस चीज से कि नहीं होंगे, कि नहीं होंगे? सो ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ये एक एग्जांपल दिया। हमारे देश में 23 IITs हैं, 31 NITs हैं, 1000 यूनिवर्सिटीज हैं, 8000 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज, और इन सारे इंस्टीट्यूट्स में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पर जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, टीचर्स काम कर रहे हैं, तो उन्होंने टेक्नोलॉजीज डेवलप की हैं और उनको डेवलप करके उन्होंने पेटेंट किया हुआ, पेटेंट भी है। और जैसे PGI वाली टेक्नोलॉजी में बोल रहा था, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी, तो आपको मार्केट में भी प्रोटेक्शन मिलेगी। तो इस तरह की बहुत से टेक्नोलॉजीज हैं जो IITs, NITs, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस ने डेवलप की हैं और पेटेंटेड है। तो हमें उनको देखना चाहिए, उन टेक्नोलॉजीज को, और जो टेक्नोलॉजी हमें एक्साइटिंग लगे, प्रॉमिसिंग लगे, जिसमें लगे कि इसके अराउंड बिजनेस बन सकता है, जिसके अराउंड लगता है इसके अराउंड कुछ धंधा हो सकता है ना। मेरे को पता है आप सब बिजनेस अच्छा कर लेते हैं, तो आपको बस थोड़ा सा ही एंगल देना है, थोड़ा सा रेसिपी को ट्वीक करना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स का एक बहुत अच्छा जो उसका एक प्रो है वो ये है कि अगर टेक्नोलॉजी पेटेंटेड है तो मार्केट में प्रोटेक्शन मिलती है। कोई और वही धंधा करने लगेगा तो आप उसको इमीडिएटली एक
लीगल नोटिस भेज सकते हैं। पर अगर मान लो आपने पेटेंटेड टेक्नोलॉजी नहीं है, आपने कुछ चीज़ डेवलप की है, बड़े अच्छे से डेवलप भी की है, वो भी अच्छा है बिजनेस, दैट इज ऑल्सो गुड। तो उसका जो फ्लिप साइड है कि उस रेसिपी को कोई चुरा सकता है और उसको यूज़ करना शुरू कर सकता है, तो हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। आपने बड़ी मेहनत से अगर कोई बेकरी का कोई प्रोडक्ट डेवलप किया है या कुछ और चीज़ डेवलप की है और किसी को पता लग गया कि क्या इनका बिजनेस सीक्रेट है, कैसे है, उस वो करने लग जाएगा तो कुछ कर नहीं पाएंगे खास। राइट, तो ये तो हमने बात कर ली है। तो ये एक टिपिकल टेक्नोलॉजी का मैंने आपसे अभी डिस्कस भी किया कि टेक्स ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम, 10 साल, 1 करोड़, एक टिपिकल टेक्नोलॉजी, साइंटिस्ट 2-3 साइंटिस्ट इन्वॉल्व है, तो ये काम हो रखा है। राइट, तो इस काम को जो कि हो रखा है उसी का संज्ञान लेना है। We have to take cognizance of that and thereafter try to bring them on board. So पंजाब यूनिवर्सिटी में एक इन्वेस्टर्स समिट हम कर रहे हैं 3rd, 4th and 5th ऑफ मार्च 2025 में। इन्वेस्टर समिट वैसे ही है जैसे शार्क टैंक होता है, जो एंथुसियास्टिक स्टार्टअप्स हैं वो अपना आइडिया जो है, अपना बिजनेस प्लान है, उसको पिच करते हैं बिफोर द इन्वेस्टर फॉर फंडिंग। इसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 31 अगस्त 2024। तो आज 28 है, 28, 29, 30, 31, 4 दिन है। इसकी 3 स्टेजेस है, इस समिट की इसकी 3 स्टेजेस हैं और इसके अंदर 10 ट्रेनिंग सेशंस हैं और हर एक ट्रेनिंग सेशन 2 घंटे का है और इसमें 10 असाइनमेंट्स भी हैं। तो ये 3 स्टेजेस हैं। स्टेज 1 3 सितंबर से लेकर 25 अक्टूबर तक है, स्टेज 2 30 अक्टूबर से 20 जनवरी तक और स्टेज 3 25 जनवरी से 28 फरवरी तक। तो ये इसका QR कोड है। तो आप में से कुछ लोग इस QR कोड को अगर इसकी फोटो ले लें तो बाद में अगर आपका मन करे रजिस्ट्रेशन करने का तो आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो अभी आप इसकी फोटो ले सकते हैं QR कोड की, बाद में अगर आपको लगे कि आपके मतलब क्या है तो आप फिर रजिस्टर कर सकते हैं। तो अब ये ट्रेनिंग सेशंस हैं क्या, थोड़ा सा वो डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन है उसमें तो इंट्रोडक्शन ही है कि स्टार्टअप होता क्या है, किसको हम स्टार्टअप बोलते हैं, जो DPIIT की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से, जिसमें थोड़ी न्यूनेस हो और जिसका मैग्नीट्यूड भी हो, स्केल हो, जो स्केलेबल हो, इसके टाइप्स, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, तमाम ग्रांट्स हैं और सॉफ्ट लोन के ऑप्शंस हैं, उनके बारे में फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन में वो रहेगा। फिर सेकंड ट्रेनिंग सेशन वुड बी ऑन द फाउंडिंग टीम, जो फाउंडर्स रहते हैं। जब हम स्टार्टअप बनाते हैं तो बहुत ध्यान से हमें फाउंडिंग टीम बनानी चाहिए, क्योंकि बहुत बार ये देखा गया है कि जो स्टार्टअप्स फेल होते हैं उसमें जो फाउंडर्स के बीच में कभी झगड़ा हो जाता है ना, उस वजह से भी स्टार्टअप फेल हो जाता है। जब और फाउंडर्स के बीच में झगड़ा कब होता है, जब प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ मूवमेंट होती है स्टार्टअप की, तो सबको लगता है कि अब मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मिलना चाहिए, फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। तो इसलिए फाउंडर्स का एक एग्रीमेंट होना चाहिए, उस एग्रीमेंट में बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में बड़ा क्लियर होना चाहिए कि किसकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसका कितना हिस्सा है, किसकी कितनी इक्विटी है और कैसे प्रॉफिट शेयरिंग कैसे करनी है। सारी तमाम चीज़ें जो है आपस में बहुत क्लियर होनी चाहिए और एग्जिट फॉर्मूला भी उस फाउंडर्स एग्रीमेंट में ही हो जाना चाहिए कि जब
कोई फाउंडर एग्जिट करेगा तो किस तरह से एग्जिट करेगा। और इसमें क्योंकि टेक बेस्ड स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं तो उसमें साइंटिस्ट इन्वॉल्व रहेंगे, तो साइंटिस्ट की क्या साइकोलॉजी रहती है, उनको किस तरह से टैकल करना है, वो सारा भी इसमें। थर्ड ट्रेनिंग सेशन है, उसमें इस चीज के ऊपर आपका ध्यान दिया जाए, आकर्षित किया जाएगा कि भाई व्हाई इज इट नेसेसरी टू इरेक्ट स्टार्टअप्स अराउंड प्रॉमिसिंग पेटेंट्स ऑफ एकेडमिया, IITs, NITs एंड यूनिवर्सिटीज। इस चीज को तो हमने भी डिस्कस कर लिया है। फिर एक सेशन रहेगा ऑन टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल एंड हाउ टू असेस इट। कोई जो टेक्नोलॉजी है उसको हम बेंचमार्क करते हैं, उसके 9 लेवल होते हैं टेक्नोलॉजी। अगर कोई टेक्नोलॉजी है अभी सिर्फ आइडिया स्टेज पे ही है बिल्कुल, तो उसको TRL 1 बोलते हैं। फिर अगर उसका थोड़ा प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बन गया है तो TRL 2। उसी तरह से 9 लेवल्स है, और 9th लेवल पे जब टेक्नोलॉजी पहुंचती है तो उसके बाद उसकी कमर्शियलाइजेशन होती है। सो जब हम किसी साइंटिस्ट की कोई टेक्नोलॉजी एक्वायर कर रहे हैं, उस वक्त हम ये असेस कर पाए कि अभी इसका लेवल क्या है टेक्नोलॉजी का, इसमें कितना काम अभी बाकी है। अगर ये TRL 5 पे है तो इसको फिर TRL 6, 7, 8, 9 तक पहुंचाना पड़ेगा, और 9 तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, कितने ह्यूमन रिसोर्स लगेंगे, कितने फंड्स लगेंगे, वो सारी असेसमेंट हम कर पाए। इसलिए ये ट्रेनिंग सेशन रहेगा ऑन टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल। हमने क्या किया कि भाई एक साइंटिस्ट से बात की, उसकी टेक्नोलॉजी के लिए बात की कि भाई क्या आप हमारे साथ स्टार्टअप करेंगे, और उसने कह दिया यस। फिर हमने उसकी TRL लेवल भी असेस कर लिया। मान लो उसका TRL लेवल बड़ा हाई है, 8, 9, पर उसके बाद मार्केट भी देखनी है कि क्या उसकी नेसेसिटी है मार्केट में, क्या मार्केट उसके लिए अवेलेबल है, और मार्केट से फीडबैक क्या है। तो मार्केट रिसर्च कैसे की जाती है, उसका ट्रेनिंग सेशन रहेगा। और मार्केट से कैसे हमें फीडबैक लेना है, बाय फिजिकली विजिटिंग द क्लाइंट्स, बाय sort of doing the questionnaires, and by you can even have some polls also। तो ये जो स्टेप है मार्केट रिसर्च वाला, ये स्टार्टअप की जर्नी में बड़ा एक तरह से कहूँगा बड़ा डिवाइन स्टेप रहता है ये, क्योंकि इस स्टेप पे जो फाउंडर्स हैं, जो स्टार्टअप है, वो अपने क्लाइंट से इंटरेक्ट करता है। और क्लाइंट जो है, क्लाइंट के अंदर बहुत ताकत होती है। जो क्लाइंट है, जो किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, उसमें एक इनहेरेंट कैपेसिटी टू इनोवेट रहती है, राइट। तो अब आप देखें, इसलिए जो क्लाइंट है उसको अपनी स्टार्टअप जर्नी में बहुत अर्ली इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। जिसके लिए हम कोई प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, उसको हो सके तो डे 0 से ही उसकी इन्वॉल्वमेंट शुरू करो। एंड लेट अस इन्वॉल्व दैट क्लाइंट इन द स्टार्टअप जर्नी, इन द इनोवेशन जर्नी ऑल्सो। क्लाइंट के पास अपने ही बहुत आइडियाज रहते हैं, वो रिफाइन कर सकता है कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे मेरे को ये सर्विस नहीं, मेरे को ऐसी सर्विस चाहिए, राइट। और वो बड़ा फ्री में मिलने वाली चीज है, राइट। और इनोवेशन कई बार हम सोच लेते हैं यार ये क्लाइंट तो एक आम आदमी है, इसको क्या टेक्नोलॉजी का पता।
इसको क्या, ये क्या इनोवेशन करेगा, ये क्या इनोवेट, इसको तो पता नहीं साइंस का कुछ ना टेक्नोलॉजी का। बट ऐसा नहीं है, इनोवेशन जो है इट्स नॉट कि भाई बड़ा कोई साइंटिस्ट है तो वही कर पाएगा, या कोई बहुत ब्रिलियंट बंदा है वही कर पाएगा। जो व्यक्ति किसी नेसेसिटी से फेस कर रहा है दैट पर्सन कैन इनोवेट, राइट। हमने वो कहावत सुनी है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इनोवेशन। तो क्लाइंट को टच जरूर करें और क्लाइंट को इन्वॉल्व करें, और उसको इन्वॉल्व करते हुए जब हम अपनी मार्केट रिसर्च करते हैं, हमें मार्केट का अंदाज़ा होता है, दैट गिव्स अस ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑल्सो। तो वो कॉन्फिडेंस देता है कि इतना इसमें अपॉर्चुनिटी है, इतना इसमें स्कोप है। वो एक फिर हमें जो स्टार्टअप वाले बंदे हैं वहाँ एक्साइटमेंट आती है स्टार्टअप में। जो बोलते हैं ना, एक जो स्टार्टअप जो बिल्कुल मैडनेस की तरफ जब जाते हैं, वो कब जाते हैं, जब वो मार्केट रिसर्च करते हैं, जब उनको दिखता है कि ये तो करोड़ों का धंधा है, अरे ये तो बहुत लोगों की जरूरत है, अरे ये तो नॉर्थ वेस्ट साउथ हर एक जगह इसकी जरूरत है, अरे ये तो इंडिया से बाहर भी इसकी जरूरत है। तब कहानी में जब उसका ग्रेविटी, उसका साइज पता लगता है, समझ में आता है, तो कॉन्फिडेंस आता है। फिर तो बहुत सारे लोग तो फिर इन्वेस्टर फंडिंग के लिए नहीं जाते, फिर उनको कॉन्फिडेंस आता है, फिर तो लोन भी ले लेते हैं लोग, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट बहुत बड़ी है, चीज डेवलप होगी तो बिकेगी, राइट। सो फिर इसके बाद हम अपनी टाइम निकालते हैं, टोटल एड्रेसेबल मार्केट अपने आप को लिमिट करते हैं कि हम कितने मार्केट को एक्चुअली सर्विस कर पाएंगे। तो इसके ऊपर भी ट्रेनिंग सेशन है एंड देन असाइनमेंट ऑन दिस ऑल्सो। फिर बात आ गई, फिर एक स्टार्टअप की जर्नी में एक पड़ाव आता है जब वो कहता है कि मेरे को पैसा चाहिए, है ना। नॉर्मली स्टार्टअप्स कहते हैं कि भाई हमें इन्वेस्टर से मिला दो, पर बहुत हैरानी वाली बात है, जब कई बार पूछते हैं ना स्टार्टअप से कितना पैसा चाहिए, तो वो उनकी कैलकुलेशन पूरी नहीं होती, वो बता नहीं पाते कि कितना पैसा चाहिए। तो इसलिए कितना पैसा चाहिए, कब चाहिए और क्यों चाहिए, दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, और इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा अच्छी कैलकुलेशन हमारी होनी चाहिए कि हमें कितना पैसा चाहिए, कब चाहिए और क्यों चाहिए। तो आप जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं, आप यहाँ पर स्टॉल लगाते हैं एसडी कॉलेज में, तो आप कैलकुलेट करते हैं आपकी कॉलेज का कुछ फीस रहती है स्टॉल की, है ना, कितनी होती है? फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ओके, अच्छा, फीस वो फ्री रहती है, पर आपको जो सामान बनाना है, अगर बेकरी के प्रोडक्ट्स बनाने हैं तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो खरीदने पड़ेंगे। और क्या क्या खरीदना पड़ेगा, और बेकरी के प्रोडक्ट्स खरीदने के, बेकरी का सामान अगर बनाना है, मैदा खरीदना पड़ेगा और शुगर खरीदनी पड़ेगी, पैकेजिंग करनी पड़ेगी, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, एडवर्टाइजिंग। अब आप चीनी खरीदने, कितनी चीनी खरीदोगे? कितने, आपको आपका एक अंदाजा है ना, आपका एक अंदाजा है कि भी फेस्ट में इतने लोग आ जाएंगे तो मैं इतने मेरे को चाहिए। अब ये सारा आपने बिल ऑफ मटेरियल अपना बना दिया, फिर आप मम्मा के पास जाओगे या पापा के पास जाओगे कि पापा इतने पैसे दे दो, राइट। तो अगर हमारी कैलकुलेशंस जेन्युइन होंगी तो देयर इज अ गुड चांस कि मम्मा या पापा पैसे दे देंगे। पर हमारी कैलकुलेशन इस तरह से है कि हमने बेकरी का स्टॉल लगाना है और कहें कि भी हमें
5 लाख रुपए दे दो, मिल जाएगा। नहीं, वो पूछेंगे भी क्यों चाहिए इतने पैसे, किस लिए चाहिए। तो यही चीज है स्टार्टअप का भी। जब आपने अभी तो आपने आपकी मार्केट कितनी है, एसडी कॉलेज, इस एसडी कॉलेज को ध्यान में रखते हुए आप अंदाजा लगाते हो कि भाई कितने लोग मेरे स्टॉल पे आ जाएंगे, है ना, और उनको कितना वो सामान खरीदेंगे, और उस हिसाब से हम सोच लेते हैं इतना मैदा खरीदना है, इतना आटा खरीदना है, इतना चीनी खरीदनी है, और कितने पैसे मैं मामा से मांगू। तो वही चीज यहाँ पर, पर ये अब इसका जो कैचमेंट है ना वो बढ़ गया। अभी तो आपका एसडी कॉलेज का कैचमेंट है, फिर वो कैचमेंट थोड़ा सा बढ़ गया। तो आपने अब तो देखना है कि आपने कितनी टाइम कितनी कैलकुलेट की, आपने कहाँ आप टारगेट करना चाह रहे हो। आप चंडीगढ़ कोई टारगेट कर रहे हो, या पंजाब हरियाणा ये भी ले रहे हो, या नॉर्थ इंडिया या इंडिया या पूरे वर्ल्ड में ही जाना चाह रहे हो, राइट। तो क्या आपने जाना, पर आपने जब जाना है तो वो ऐसा नहीं है कि एकदम ही पूरे वर्ल्ड में ही आप नेटवर्क खड़ा कर दोगे। पहले आप कुछ ट्रायल्स करोगे चंडीगढ़ में, फिर चंडीगढ़ से बाहर नॉर्दर्न इंडिया में, पूरे इंडिया में, फिर बाहर। तो उसकी स्टेजेस रहेंगी। तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट भी है वो स्टेजेस में आएगी। तो आपको जो फंड रेज भी करना है वो स्टेजेस में करना है। जो आपको इमीडिएट अभी चाहिए तो पहले उसी का ही फंड रेज कर लेना चाहिए। और इमीडिएट जो अभी चाहिए पैसा, कई बार तो ऐसा होता है कि फैमिली और फ्रेंड्स वही दे देते हैं, फैमिली फ्रेंड्स ही दे देते हैं, तो वहीं से ले कर सकते हैं। जब आपको प्रोटोटाइप ही बनाना है थोड़ा सा, तो जरूरी थोड़ी है हमेशा अपनी इक्विटी ही डायलूट करनी। फिर उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि कॉलेज के प्रिंसिपल या और गवर्नमेंट की स्कीम या ग्रांट कहीं और से हो जाए। तो वी हैव टू सी कि भी हमें कितना पैसा चाहिए, कब चाहिए और क्यों चाहिए, इसमें एक बड़ी क्लैरिटी चाहिए। तो इसकी अभी ट्रेनिंग रहेगी। फिर बात आ गई रिटर्न की। तो मामा को कहा कि भाई मैंने कॉलेज में स्टॉल लगाना है, 5,000 रुपये लगेंगे और 20,000 रुपये बन जाएंगे। तो फिर कोई मना करेगा? मैं 5,000 लगाने पे एक दिन में अगर 20,000 बन जाए, पर हमें बड़े तार्किक तरीके से समझाना भी पड़ेगा कि वाकई 20,000 बनेंगे। उसके पीछे एक कैलकुलेशंस भी चाहिए कि देखो जी, एसडी कॉलेज के 9,000 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है, और फेस्ट वाले दिन तो सारे आते ही आते हैं, पक्का ही आते हैं, फेस्ट को तो मिस ही नहीं करते कोई। तो आप लगा लेते हैं कि चलो जी 8,000 लोग आएंगे, और उसमें से फिर आगे आप और कैलकुलेशंस करके निकालते हो कि मेरा इतना खर्चा हुआ, इतनी सेल हुई और इतना मार्जिन। तो वो जब मामा आपके देखेंगे कि यस हाँ सच में इतना है, तो फिर वो देर थोड़ी लगाएंगे, राइट। तो यही साइकोलॉजी इन्वेस्टर की। इन्वेस्टर भी मामा की तरह ही है, पापा की तरह ही है, वो भी वैसे ही सोचते हैं मेरा कितना पैसा कितने टाइम में कितना हो जाएगा। ये उनकी साइकोलॉजी कि मेरा कितना पैसा, यानी कि कितना चाहिए स्टार्ट, कितने टाइम में कितना हो जाएगा। बस ये 3 क्वेश्चन हैं जो हमें बड़े साइंटिफिक और बड़े लॉजिकल तरीके से इन्वेस्टर को बताना। कितना पैसा कितने टाइम में कितना। वो सोच रहा है कि मेरा 100 रुपया 10 दिन में 1000 हो जाएगा, नहीं होगा। विद कैलकुलेशंस, विद लॉजिक हमें बताना है। उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न कितना है, कितने टाइम पे, और क्या ग्रोथ है उसकी, कैसे, व्हाटएवर, बट इट हैज टू बी वेरी मेटिकुलसली डन। फिर अगली बात आ गई बिजनेस प्लान की। तो ये जो चीजें पहली सारी जितनी हमने डिस्कस की हैं सारी ट्रेनिंग सेशंस में,
with respect to technology, with respect to team, with respect to sorry. तो ये जितनी भी अभी तक हमने बातें की हैं विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी, टीम और इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन सबको इकट्ठा कर दो तो फिर ये बिजनेस प्लान बन गया। और बिजनेस प्लान को पहले हम एक कैनवस में भी लिखा देते हैं कि तारीख पूरे बिजनेस का एक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो वो सारा फिर जो है दैट इज द बिजनेस प्लान। तो बिजनेस प्लान कैसे बनाना है, उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है, सो दैट इज अनदर ट्रेनिंग सेशन, और उसके साथ उसकी असाइनमेंट भी रहेगी कंप्लीट। ओके, पिच डेक फॉर फंड्स। पिच कैसे करना है? अब पिच क्या होता है? पिच बड़ा कस्टमाइज्ड चीज हो जाती है। पिच में हम जो इन्वेस्टर है उसकी साइकोलॉजी, उसका बैकग्राउंड, उसका प्रोफाइल और उसको हम क्या देने को तैयार है वो पिच करते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ से ऑटो लेना हो, यहाँ से 32 सेक्टर से आपकी कॉलेज से बाहर से बस स्टैंड के लिए कितने का आ जाता है ऑटो? 30 रुपीज का ना, तो 30 रुपीज का आता है ऑटो। तो जब हम कई बार जाते हैं ऑटो वाले के पास, वो बोलता है कि भाई 100 रुपया, वो 100 रुपया पिच कर देता है, फिर हम उसको 30 पिच करते हैं, यही है पिच। तो हम भी इन्वेस्टर को पिच करते हैं कि भाई आप इतने मेरे को 1 करोड़ रुपए दोगे तो मैं अपनी कंपनी का लेटर से 5% आपको दे दूंगा। पर उस पिच से पहले पूरा एक्सप्लेन सारा करते हैं। क्या एक्सप्लेन करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी कौन सी है, टेक्नोलॉजी का लेवल क्या है, और टेक्नोलॉजी का पेटेंटेड है कि नहीं है, टीम क्या है, टीम में कौन कौन लोग हैं, उनके बैकग्राउंड्स क्या हैं, और उनके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, और इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट कितनी है, रिटर्न कितनी है, कैश फ्लोज, वो सारे दिखाते हैं। और उसके साथ फिर हम पिच करते हैं कि दिस इज व्हाट आई एम रेडी टू गिव इन केस यू गिव मी 1 CR। अब जितने भी लोग इसमें रजिस्टर करेंगे इन्वेस्टर समिट में, उनको उनके सामने 22 और 23 नवंबर को 22 और 23 नवंबर 2024 को 100 साइंटिस्ट आपके सामने अपनी टेक्नोलॉजी प्रेजेंट करेंगे। जैसे भी आप बैठे हैं ना, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं आपके सामने आऊंगा सिर्फ 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट में मैं अपनी जो टेक्नोलॉजी मैंने डेवलप की है वो आपके सामने आर्टिकुलेट करूंगा, प्रेजेंट करूंगा। सो 100 साइंटिस्ट आएंगे 2 दिनों, 22 तारीख को और 23 नवंबर 2024 को। तो वहां से भी आप जो आपको टेक्नोलॉजी ठीक लगे आप उनको उसको ले सकते हैं। और ये साइंटिस्ट कहाँ से आ रहे हैं? दे आर कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। अभी तक हमारे पास 6 IIT से टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, NIT से आई हैं, और पूरे देश से जो रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी पेटेंटेड टेक्नोलॉजीज जो हैं वो आई हैं, और वो 100 साइंटिस्ट आपके सामने 22 और 23 नवंबर को 1 by 1 टेक्नोलॉजीज 10-10 मिनट में प्रेजेंट करें। तो जो समिट के पार्टिसिपेंट्स हैं वो अटेंड कर पाए। So this is part of the transfer of technology conference जो कि 22 और 23 नवंबर में, जैसे मैंने अभी बता के हटाऊँ, तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं इस समिट के, they will be by default allowed to be present in this conference. So I think I'm done. आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो?
बेसिकली टेक्नोलॉजी के लिए मेजरली स्टार्टअप हाँ, कोई भी स्टार्टअप technology around some patented technology. So these are about deep tech startups. तो ऐसा है कि डीप टेक स्टार्टअप करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई टेक्निकल बैकग्राउंड का ही व्यक्ति चाहिए। एक स्टार्टअप को सक्सेसफुली रन करने के लिए एक क्रॉस फंक्शनल टीम की ज़रूरत होती है, जिसमें एक बिजनेस साइड से कोई व्यक्ति है, कोई फाइनेंस साइड से कोई व्यक्ति है, जिसका एक टेक्नोलॉजी साइड से कोई है। तो इस बात को नहीं कभी ये हमें कभी भी हमारे लिए बाधा ना बने, बल्कि ये तो डिविजन्स हमने क्रिएट किए ना, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी, बायोटेक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉमर्स, हिस्ट्री, ये सब हमने डिवाइड किए। जो रियल वर्ल्ड इश्यूज हैं दे आर थोरली इंटरडिसिप्लिनरी, आप उसको ऐसे सेग्रीगेट नहीं कर सकते, राइट? और अगर कोई कॉमर्स का व्यक्ति अगर मान लीजिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग को समझना चाहेगा या साइंस को समझना चाहेगा, तो साइंस या मैकेनिकल इंजीनियरिंग उसको मना थोड़ी कर देगी कि मैं तेरे को समझ नहीं आऊँ। या अगर कोई इंजीनियरिंग का व्यक्ति अगर कॉमर्स को समझना चाहेगा तो कॉमर्स भी उसको वो समझ पाएगा। Please be seated. What happened? Go back. Your attendance will be shared with your teacher. Go back. Please. One way वापस कैसे? तो चलो मेरे तो आई एम ओवर। अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो प्लीज लेट मी नो। सर बूटस्ट्रैपिंग कर सकते हैं? बूटस्ट्रैपिंग बूटस्ट्रैपिंग से आप क्या समझते हो? हाँ, कर सकते हैं। वो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि हर एक चीज़ का बड़ा कंपेलिंग रीज़न होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि जो आपका बिजनेस है उसमें आपको रिक्वायरमेंट इतनी है कि आप अपने लेवल पे कर सकते हो उसको, तो व्हाई नॉट। जो इक्विटी है बड़ी महंगी आती है, आपका हिस्सेदार बन जाता है, पैसे देके कुछ थोड़े पैसे देके हिस्सेदार हो जाता है। तो वो चीज़ बड़ी सोच समझ के ही करनी चाहिए उसकी। बल्कि मेरे को तो कई बार लगता है सॉफ्ट लोन्स आर बेटर, but it depends obviously on the work we are doing. तो वो it's very specific thing कि क्या हम कर रहे हैं और किस स्टेज पे है and what suits us. Right? Anyone interested in this summit which I have articulated today? किसी का इंटरेस्ट है इसमें? आपका? तो you can just go through the जो QR कोड आपको शेयर किया है, QR कोड आप देख ले उसको। if you feel like registering you can register. So any questions or anything you wish to ask? So if you after some thought process, अगर आपको बाद में भी कुछ पूछना है, right, you can contact us back to our student coordinators and they will connect you to sir again, right? So go back and think and then decide. It's a good opportunity for you guys to communicate your, use your business sense to build a better business and a more sustainable business, right? And sir has also told us that if in case you are doing some kind of a business and you need some tech for that, so you can approach sir again. They will do the reverse thing also, right?
So you can send that we have this kind of a requirement for tech, and then sir can help us and connect you to a person who is more suitable to deal with your tech requirements. Okay, so it's a two-way communication. This is one way, and the another way is also available to us. Right, sir? Okay. All the students kindly come on the stage for a group photo. देखो बिठाएंगे नीचे स्टूडेंट्स